राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट है या फिर लायबिलिटी है? क्या है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए? कांग्रेस पार्टी क्या राहुल गांधी को अब तक अपना नेता मानकर क्या कांग्रेस पार्टी रिस्क ले रही है, या फिर राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है? कांग्रेस की जरूरत है राहुल गांधी। मित्रों, आज इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए है क्या? कौन है राहुल गांधी? इस बात को अगर समझना हो तो सबसे पहले समझिए कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार क्या है। मित्रों, आजादी से पहले ही कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के दो व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। एक थे मोतीलाल नेहरू, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। जब देश को आजादी मिली 1947 में, तो पूरे देश की कांग्रेस पार्टी के विरोध के बावजूद महात्मा गांधी ने भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए जवाहरलाल नेहरू का चुनाव किया। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू का चुनाव भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किया। इसके बावजूद कि अधिकतर राज्य, चूंकि उस समय यह तय हुआ था कि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और इसके लिए जो वोटिंग हुई थी उसमें सर्वाधिक वोट मिला था सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि बाद में जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में गृह मंत्री बने, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। इसके बावजूद महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री चुना। आज हम इस मुद्दे पर बहस नहीं करेंगे, केवल इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी कितने आवश्यक हैं या फिर रिस्क हैं। एक दूसरा, 1947 में देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। 1955 वह वर्ष था मित्रों जब इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। 1955 वह वर्ष था जब इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके बाद ठीक लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई, और उसके बाद कुछ ही वर्षों के बाद परंपरा यह विकसित हो गई कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों पद पर कंटिन्यू करने लगी। जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ तब इंदिरा गांधी ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी और देश की प्रधानमंत्री भी थी। उसके बाद दौर आया राजीव गांधी का। राजीव गांधी भी देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष, जब तक प्रधानमंत्री रहे तब तक रहे। उसके बाद जब निधन पर्यंत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद राजीव गांधी के निधन के बाद पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री। ये क्रम टूटा सोनिया गांधी, इस क्रम को तोड़ा सोनिया गांधी ने कि जो प्रधानमंत्री है वो अध्यक्ष नहीं। मतलब बीच में कई बार टूटे क्रम, लेकिन जो सबसे लंबा जो अवधि थी वो तब थी जब सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे। और इसी दौरान 2004 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे, उसी समय राहुल गांधी अपना पहला लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे थे। जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे तो राहुल गांधी लोकसभा का पहला चुनाव लड़ रहे थे अमेठी लोकसभा सीट से। अमेठी लोकसभा सीट मतलब वो लोकसभा सीट जहां से कभी उनके पिता राजीव गांधी सांसद हुआ करते थे, जहां से उनके चाचा संजय गांधी सांसद हुआ करते थे। उसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा राहुल गांधी ने। और फिर समय आया जब राहुल गांधी पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर 2019 में कांग्रेस पार्टी के भारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कई वर्षों तक कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली रहा। मतलब कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का भार संभालती रही। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ, और आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के प्रतीक है। विपक्ष के
प्रतीक हैं। केंद्र सरकार का जितने कड़े शब्दों में कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, नरेंद्र मोदी के समक्ष वैकल्पिक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में एकमात्र चेहरा वर्तमान में दिखता है राहुल गांधी का। नरेंद्र मोदी के विरोधी इस देश में जितने भी मतदाता हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पहला चॉइस अगर कोई है तो राहुल गांधी है। और यह सब राहुल गांधी की ताकत है। प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष की आवाज का सबसे बड़ा चेहरा होना राहुल गांधी का, लोकसभा में 2024 के बाद कांग्रेस संसदीय दल का नेता होना, विपक्ष का नेता होना, साथ ही नरेंद्र मोदी के विरोधी वोटर्स, चूंकि आप मान के चलिए कि इस देश में लगभग अभी भी मेजॉरिटी उन मतदाताओं की है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ है। वैसे मतदाताओं के बीच प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी फर्स्ट चॉइस है। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई मित्रों, ये राहुल गांधी की ताकत है, ये राहुल गांधी की ताकत है। अब पहला सवाल उठता है कि राहुल गांधी रिस्क हैं या ताकत है। तो इस बात में सीधा बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी के बदले, प्रियंका गांधी के बदले, मैं गांधी परिवार से बाहर के बदले, मतलब क्या हुआ? राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत है राहुल गांधी का गांधी होना। अब कल्पना कीजिए कि कांग्रेस पार्टी आज किसी मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री बने थे मित्रों 2004 में, जब वो चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा सोनिया गांधी थी। अन्यथा अगर आप कल्पना कीजिए कि 2004 में अगर मनमोहन सिंह विपक्ष का चेहरा होते तो क्या कांग्रेस पार्टी को सीटें बीजेपी से ज्यादा मिला भी नहीं था। मतलब कांग्रेस क्या 2004 में सरकार बनाने में कामयाब हो पाती? शायद मुझे लगता है 2004 में ही कांग्रेस 100 सीट से नीचे सिमट गई होती अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी अगर ये चुनाव से पहले बता देती कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, मनमोहन सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा पार 2004 में भी नहीं कर पाती और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते। इस बात में कहीं कोई शक तो नहीं है। अगर आपको शक है तो कमेंट करके बताइएगा। मतलब कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखने में केवल एक फेविकोल है, गांधीज। इस बात को अगर आप स्वीकार नहीं करते तो आप वो दौर याद कर लीजिएगा जब नरसिम्हा राव सीताराम केसरी के बीच कांग्रेस पार्टी झूल रही थी। मतलब जब तक नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस अध्यक्ष थे, कांग्रेस एकजुट थी। इसलिए एकजुट थी क्योंकि सत्ता थी नरसिम्हा राव के पास। लेकिन सत्ता से बाहर निकलने के बाद, सत्ता से बाहर होने के बाद नरसिम्हा राव कांग्रेस को एकजुट नहीं रख पाए। अर्जुन सिंह अलग चले गए, नारायण दत्त तिवारी अलग थे, माधवराव सिंधिया अलग थे, राजेश पायलट अलग थे ना। तमिलनाडु में जीके मूपनार अलग चले गए थे, पी चिदम्बरम अलग चले गए थे ना। मतलब एक कांग्रेस में कई पार्टियां बन गई थी, एक कांग्रेस में कई पार्टियां बन गई थी। यह कांग्रेस का इतिहास रहा। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखने के लिए गांधी ही, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, एक रख सकती है। इस बात की में कहीं कोई दो मत नहीं है। और जब तक एक नहीं रहेगी कांग्रेस तो कांग्रेस बचेगी कैसे? मैंने बताया कि अगर मनमोहन सिंह 2004 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते तो गारंटी है कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती। वाजपेयी फिर बहुमत से प्रधानमंत्री बन गए होते, लेकिन उम्मीदवार सोनिया गांधी थी। भले ही उमा भारती हो, चाहे सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर अपनी बाल मुड़वा लेने की कसम खा ली हो, भले ही शरद पवार ने कसम खा लिया था कि किसी भी कीमत पर विदेशी मूल की महिला सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। खैर बाद में तो शरद पवार ने सोनिया शरणम गच्छामी कर ही लिया था। खैर तो ये एक इतिहास है।
लेकिन उसके बाद देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार चली गई 2014 में। 2014 में के बाद कांग्रेस कैसे चल रही है, यह महत्व रखता है। क्योंकि वर्तमान इतिहास मैंने इसलिए बताया मित्रों, इतिहास इसलिए बताया जिससे कि समझ में आ सके कि कांग्रेस की ताकत क्या है, कांग्रेस की अब कमजोरी समझने का प्रयास करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही राहुल गांधी बन गए विपक्ष के चेहरा। मनमोहन सिंह सीन से ओझल हो गए, मुख्य भूमिका में राहुल गांधी आ गए। हर चुनाव में अलग अलग मुद्दे आते रहे, चाहे राफेल का मुद्दा रहा हो, चौकीदार चोर है का मुद्दा रहा हो, ऑपरेशन जो बालाकोट का मुद्दा रहा हो। मतलब हर लोकसभा चुनाव, हर विधानसभा चुनाव के दौरान दो चीजों को मुख्य भूमिका में लेकर आए राहुल गांधी। एक लेकर आए ईमानदारी को, मतलब मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, राफेल का मुद्दा, ठीक है। मतलब हर मुद्दे माने कहीं ना कहीं राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते रहे। सबसे अधिक चुनावों के अंदर राहुल गांधी कहां कहां फेल कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने मोदी को घेरने का प्रयास किया भ्रष्टाचार के मामले पर। चूंकि कांग्रेस का यह मानना है, राहुल गांधी का यह मानना है कि कांग्रेस का मतलब 2014 में जो कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक हार हुई, मात्र 44 पर आंकड़ा सिमट गया कांग्रेस का, उसका सबसे बड़ा कारण रहा बीजेपी का वह प्रचार अभियान। आम आदमी पार्टी की स्थापना से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो रामलीला मैदान, वो अन्ना हजारे का आंदोलन, वो स्वामी रामदेव का आंदोलन, वो कैग का रिपोर्ट, वो 2G घोटाला, वो पनडुब्बी घोटाला, वो कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, ये सब जितने घोटाले थे, ये सब घोटालों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार और कांग्रेस का अन्योन्याश्रय संबंध है, ये चीजें जनता के मन में साबित कर दिया कि कांग्रेसी का मतलब होता है भ्रष्टाचारी। तो राहुल गांधी लगातार ये प्रयास करते रहे कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचारी नहीं होता, बल्कि बीजेपी का मतलब भी भ्रष्टाचारी होता है। मोदी भी दूध के धोए हुए नहीं है, बीजेपी के अंदर भी भ्रष्टाचारी है। अंतर केवल इतना है कि बीजेपी ईडी सीबीआई के माध्यम से केवल वैसे लोगों को सीडी और सीबीआई के द्वारा फंसाती है जो बीजेपी का राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी है। बीजेपी वही राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी जब बीजेपी में वापस आ जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में साफ होकर फिर पवित्र हो जाता है, उसके ऊपर हर भ्रष्टाचार का आरोप खत्म हो जाता है। ये बात लगातार राहुल गांधी साबित करने में लगे रहे, लेकिन इस पर अब तक राहुल गांधी को सफलता नहीं मिली है। दूसरा, आप अगर 2014 से याद कीजिए तो राहुल गांधी ने लगातार स्विच, जिसे हम कहते हैं ना कि राहुल गांधी मुद्दों पे बदलते रहे। आप याद कीजिए 2014 जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिस कमेटी के अध्यक्ष थे ए.के. एंटनी। कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि कांग्रेस पार्टी की इतनी भारी हार जो हुई है, कांग्रेस पार्टी जो मात्र 44 लोकसभा सीटों पर सिमट गई, और एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी अधिकतर राज्यों का चुनाव हार गई थी 2014 के बाद। 2017-18 आते आते कांग्रेस लगभग भारत मुक्त हो चली थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट, उसके बाद मामला आया निकलकर कि कांग्रेस इसलिए इतनी बुरी तरीके से हारी चूंकि कांग्रेस चुनाव के अंदर हिंदू विरोधी दिख रही थी। उसके बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से खुद को बड़ा हिंदू दिखाने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने खुद को मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने का प्रयास किया। आपको याद होगा उन दिनों जितने चुनाव होते थे गुजरात सहित, 2017 का गुजरात का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए मित्रों, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही 3 साल के अंदर लगभग राहुल गांधी ने गुजरात छीनने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लगभग बहुत कम आंकड़ों से बीजेपी सरकार बचाने में कामयाब हो पाई थी गुजरात में, याद कर लीजिए आप। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी, आपको याद होगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कटाक्ष करते हैं राहुल गांधी पर। दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं, जनेऊ पहनते हैं कोट के ऊपर से, मतलब एक वो दौर था। फिर उसके बाद
ये एक दौर चला, उसके बाद फिर राहुल गांधी ने अपना स्टैंड बदला। स्टैंड तब बदला जब राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में चले गए वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए। मतलब, और उससे पहले भी आप कह लीजिए 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का वो एपिसोड, जब भारत की सेना के बारे में संदीप दीक्षित का वह बयान, जब कन्हैया कुमार को के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अफजल गुरु की बरसी के दिन का वो कार्यक्रम, इस सब के बाद फिर एक बार राहुल गांधी ने वो हिंदू, मतलब मोदी से बेहतर हिंदू अपने आप को साबित करने का जो प्रयास था राहुल गांधी को, उसको फिर बदलने का प्रयास किया। अब वो फिर सेकुलर बनने का प्रयास कर रहे थे, और सेकुलर बनते बनते प्रो मुस्लिम बनने का प्रयास कर रहे थे। मतलब नीतियों के अंदर, मेरा उदाहरण देने का मतलब यह है, केवल हिंदू और मुसलमान से मैंने उदाहरण दिया, केवल कोट पर जनेऊ का उदाहरण दिया, फिर वायनाड का उदाहरण दिया, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया। इतना ही नहीं, आप समझिए थोड़ा सा और, कैसे स्टैंड बदलता रहा, कैसे कंफ्यूजन का शिकार रही कांग्रेस पार्टी। आप याद कीजिए, कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक दल थी मित्रों 1990 में जिसने मंडल आयोग का विरोध किया था। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे। अगेन आई रिपीट, कांग्रेस एकमात्र दल थी बड़े दलों में जिसने मंडल आयोग लागू होने का विरोध किया था। कांग्रेस वो दल थी मित्रों जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था। कांग्रेस वो राजनीतिक दल थी मित्रों जिसके विरोध में राजीव गांधी ने लोकसभा के अंदर लंबा भाषण दिया था। मित्रों, कांग्रेस वो पार्टी थी जिसे माना जाता था कि कांग्रेस पारंपरिक रूप से सवर्ण, दलित और मुसलमानों की पार्टी मानी जाती थी। पिछड़े वर्ग लगातार कांग्रेस से दूरी बना के रखते थे। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सीधा उन सब गलतियों के लिए एक प्रकार से, मतलब पिछड़े वर्गों का, ओबीसी का विरोध करने की छवि से छुटकारा पाने का प्रयास करते रहे। इसलिए कि राहुल गांधी को लग रहा था कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा होना है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की बैसाखी के बगैर बिहार, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ अच्छा करना है, तो कांग्रेस से ओबीसी को जोड़ना होगा। और इसी मिशन में कांग्रेस पार्टी ने फिर उसी राजनीति को अपनाने का प्रयास किया राहुल गांधी के नेतृत्व में, जिस रास्ते पर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव चल रहे थे, मतलब एंटी सवर्ण पॉलिटिक्स। जिस कांग्रेस पर सवर्णों की पार्टी होने का आरोप लगता था, जिस कांग्रेस पर ब्राह्मणवादी राजनीति को स्थापित करने का आरोप लगता था, वही कांग्रेस अब सवर्ण विरोधी राजनीति कर रही थी। राहुल गांधी हर सभा के अंदर केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों की जाति बता रहे थे। पत्रकार से, मीडिया चैनल के कई पत्रकारों से पूछ रहे थे कि आप किस जाति के हैं। मतलब नीतिगत दिग्भ्रमता के शिकार होने के कारण ही, चाहे वो मामला सेकुलरिज्म का हो, चाहे वो मामला हिंदू मुसलमान का हो, चाहे वो मामला भाषा का हो, चाहे वो मामला जाति का हो, चाहे वो मामला भ्रष्टाचार का हो, हर मामले पर, हर चुनाव दर चुनाव नीतियों में परिवर्तन के कारण अब तक राहुल गांधी सफल नहीं हो पाए। एक कारण। दूसरा कारण और समझिए मित्रों, दूसरा कारण यह है कि 2004 में सत्ता से बाहर होते ही कांग्रेस पार्टी सांगठनिक रूप से धीरे धीरे हर जगह कमजोर होती गई है। क्योंकि कांग्रेसियों को सत्ता में रहने की आदत पड़ी हुई। 47 से लेकर 2014 तक आप देख लीजिए कि देश के अधिकतर राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार में रही, केंद्र में सरकार रही अधिकतर समय, और इस कारण से संगठन जो कांग्रेस पार्टी का था वो सत्ता आधारित संगठन बना। लेकिन विपक्ष में चूंकि अब लंबा समय बीत चुका है, 11 वर्ष बीत चुका है,
उसका असर ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी का संगठन शक्ति खोखला होती जा रही है, जिस पर राहुल गांधी का ध्यान नहीं है, जिस पर राहुल गांधी का ध्यान नहीं है। और कभी भी एक याद रखिए बात को, कभी भी नेता की बात को जनता तक, मतदाता तक पहुंचाने का माध्यम संगठन और कार्यकर्ता ही बनता है। आपकी नीतियां, आपकी नीयत कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि आपके पास उन नीतियों को, आपकी नीयत को मतदाता तक पहुंचाने का माध्यम नहीं है, तो माध्यम जब नहीं है तो फिर आपको वोट कहां से मिलेगा? यह भी कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी कमी रही। नीतियों में अस्पष्टता, नीयत जब तक आपके लोग साबित नहीं करेंगे तब तक जानेंगे नहीं। क्योंकि आप लगातार नीति को बदलते आ रहे हैं तो आपकी नीयत पर भी लोगों को शक होता है। नीयत आपका इतिहास भी बताता है। और नेतृत्व के स्तर पर जब इस प्रकार का कोई एक पर्टिकुलर कमिटमेंट, एक डायरेक्शन जब नहीं होगा, तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि आज जो राहुल गांधी के बारे में कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक हैं, ये बातें सच हो जाती है। और ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। भारत की राजनीति में भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि देश में बराबर की क्षमता वाली 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों। लेकिन कांग्रेस का जो वर्तमान है वो कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। लेकिन समाधान कांग्रेस के लोगों को ढूंढना है। क्या कांग्रेस ढूंढ पाएगी या फिर कांग्रेस का विकल्प विपक्ष में भी कोई तीसरी ताकत निकल कर आएगी? इतिहास के गर्भ में है। आज के लिए इतना ही। आप कितना हमारी बातों से सहमत है कमेंट करके बताइएगा। और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।